ये इस शॉर्ट टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हमारे सारे शिक्षक साथीगण, HRDC लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ के निदेशक, स्कूल्स की कोऑर्डिनेटर और साथी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जी ने मुझे कहा कि मैं इंटरेक्शन करूँ आप लोगों से, फिर आपका जी रिक्वेस्ट आया। तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने शिक्षकों के बीच में रहूँ, क्योंकि भूल कर मैं भी एक शिक्षक हूँ। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हुए ये सेशन जो हम लोगों का रहेगा वो इनफॉर्मल, थोड़ा अनौपचारिक सा रहेगा, राइट, और थोड़ा इंटरेक्टिव सा रहेगा। ठीक है नहीं? ये शॉर्ट टर्म कोर्स करते हुए कितने दिन हो गए आप लोग को? कितने दिन का है ये? 7 दिन। मतलब चेहरे पे खुशी इसीलिए दिख रही है। सही है ना? तो कल कम से कम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट? ओके। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है घर जाने की खुशी तो सभी को होती है, राइट? अच्छा, ये 6 दिन में क्या क्या सीखा, तो मतलब क्या क्या सीखने की बात छोड़ो, क्या किन किन बिंदुओं पे इंटरेक्शन किया? बोलिए। भारतीय शिक्षा के जो है इतिहास के बारे में, बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा, पहले सबसे पहले फिर हम लोगों ने स्किल्स और डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा, फिर उसके बाद से जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई, फिर किस तरीके से जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी जो कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट NEP में उसके थीम को जाना, और किस तरीके से लैंग्वेजेस को या इंडियन कल्चर को जो है आगे बढ़ाने की बात हो रही है NEP में, उसकी बात हुई। फिर इस तरीके से सर लोगों ने मतलब इतने दिन में काफ़ी कुछ सीखा, और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपस में डिस्कस हुआ, तो उससे भी काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट उन लोगों का क्लियर हुआ। और अभी चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत आसान नहीं है। सब बहुत तो देखिए, हम सब लोग एक लिमिटेशन के अंदर काम करते हैं। हमारी सीमाएं हैं, जो महाविद्यालयों में, जिन संस्थाओं में हम काम करते हैं, उनकी अपनी रिसोर्सेज की बेंच अलग है और उनकी सीमाएं अलग हैं, उनके चैलेंजेस, चुनौतियाँ भी बिल्कुल अलग हैं, और इन सारे के बीच में हमें ये करना है। कैसे करना है? यही चुनौती और रास्ता ढूंढना। तो मैं आपको बताऊँ, 20 साल का अनुभव से इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुत सारी बातें, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। यस, वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड मनी, बट ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, पर थोड़ी सी विलिंगनेस होना। तो मुझे लग रहा है कि अधिकांश चीज़ें इवन लाइफ में भी देखोगे ना, बहुत जगह बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ ज़रूरतें दूसरी होती हैं। विल डिस्कस वो हम आज जब बात करेंगे तो ज़रूरतों की बात करेंगे। तो मुझसे जब कहा गया कि मैं आप लोगों से किस मुद्दे पे, इस बात पे, इस टॉपिक पे इंटरेक्ट करूँ, तो मेरा फील्ड जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों से बात करूं और कोशिश करूं कि NEP में टेक्नोलॉजी इम्बेड होने की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में किस तरह से जो उपलब्ध संसाधन हैं, एक तो हाई-एंड संसाधन होता है और एक जो हमारे पास उपलब्ध होता है, उस उपलब्ध संसाधन में किस तरह से
टेक्नोलॉजी को इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है ना? यस और नो? यस बोला करो सर। कहा ना इंटरैक्टिव रखेंगे हम। ओके, ये इसको कोई चालू करते हैं? चालू है जी या नहीं? जस्ट इसको स्टार्ट करो। तो थोड़ा उधर खड़े होने से दूर दूर लगता है, समझते हैं आप लोग? किस विषय के ज्यादा लोग हैं यहाँ? एजुकेशन वाले जाते हैं, और चलो मेरे पेट के जाते हैं, और हमारा हिंदी है, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिंदी, कॉमर्स, साइंस वाले हैं, बॉटनी भी है, गुड, कॉमर्स, ठीक है। आई मीन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन भी, राइट। तो हम बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन से हैं, ओके। आपने एनईपी में जरूर सुना होगा कि इंटरडिसिप्लिनरिटी की बात हो रही है, मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात हो रही है, वो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स ने करी होगी ना। तो ये ग्रुप तो वैसे ही इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, राइट। अब और इसमें आपको CBCS वगैरह की बात हुई होगी, फर्स्ट बेस क्रेडिट सिस्टम, राइट। और फिर अच्छा ये बताएं, एक जनरली एक पेपर, कोई भी पेपर आप पढ़ाते हो, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, एक सेमेस्टर में एक 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट का अगर कोई पेपर आप पढ़ाते हो या कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं आप, तो कितने घंटे मिलते हैं आपको पढ़ाने के लिए एक सेमेस्टर में, एक पेपर में जनरल? 40 मैं घंटा पूछ रहा हूँ। 40 घंटे ऑन एन एवरेज यही होता है। अगर ये 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट का कोई कोर्स आप करा रहे हो, तो वो 2-3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट का जो भी कोर्स है वो 40 घंटे 45 घंटे मैक्सिमम एक सेमेस्टर में आपको मिलता है। अब वो एक सेमेस्टर में 45 घंटे में हम क्या कराते हैं बताओ? बेसिक्स ही होता है ना, ये सुनो। तो 40 घंटे में हम बेसिक करा देते हैं, बच्चा पास होके चला जाता है। अगले साल नया बैच आता है, हम वही 40 घंटे कराते हैं, बच्चा चला जाता है। साल दर साल वही मैं करते आ रहा हूँ या आप करते आ रहे हो। ये बताओ फिर एज ए टीचर मेरी ग्रोथ कहाँ हो रही? मैं तो उस बेसिक्स पे ही अटका हुआ हूँ। विद्यार्थी तो पास होकर डिग्री लेके चला गया, एज ए टीचर मेरी ग्रोथ हुई क्या या कहाँ हुई? मतलब मैं एडवांस लेवल पे जा पाया क्या? नहीं जा पाया। वो जो मजाक में लोग बोलते हैं ना कि सन 60 वाला नोट लेकर के पढ़ाते रहते, क्यों? क्योंकि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। सिस्टम ऐसा है कि एक सेमेस्टर में मैं बच्चों को वही पढ़ाता हूँ, वही समय है, बच्चा पास होके गया, मैं वहीं का वहीं है ना। कई बार आपको मजाक हम लोग बोलते हैं ना कि देखो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा IAS हो गया, PCS हो गया, प्रधानमंत्री बन गया, कुछ भी हो गया, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? मैं तो वहीं का वहीं रहेगा। क्यों रह गया? वहीं का वहीं, क्योंकि साल दर साल मैं वही काम कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। कोई बहुत मोटिवेटेड टीचर होता है तो वो अपना पढ़ता रहता है और कोशिश करता है, लेकिन पढ़ के एक मेरे टीचर ने सिखाया मुझे, और आप सबको भी पता होगा, आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है। आप कौन से विषय को? पॉलिटिकल साइंस। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि टीचिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। आप सबसे ज्यादा सीखते कब हो? जब आप पढ़ाते हो, और आप अपने इधर हाथ रख के करना। वो जो डिग्री के लिए जब पढ़ाई करते थे ना, तब तो वाकई में कुछ नहीं समझना है ना। ऐसा करो, कॉपी में लिखो, नंबर मिला गए, ठीक
जब मैं क्लास में जाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, तब हम सबसे ज्यादा, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि सामने से कौन सा प्रश्न आने वाला है। सो टीचिंग बिकम्स मेथड ऑफ लर्निंग। तो हम सबसे ज्यादा लर्न कब करते हैं? जब हम पढ़ा रहे हो। लेकिन अब मेरा सवाल ये होता है कि मैं तो साल दर साल वही पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एक्स्ट्रा लर्निंग मेरी कहाँ हो रही है? हाँ, अधिक से अधिक प्राचार्य या कोई आपका मन हुआ तो आप एक्स पेपर इस साल पढ़ा रहे हो, अगले साल वाई पढ़ा रहे हो, तो वही 2-3 पेपर हुआ, लेकिन वो 40 घंटे से ज्यादा का ज्ञान हमारे पास नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। ठीक है ना? तो अब ये बताओ इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए? ये जो 40 घंटे, इसको 80 घंटे, 100 घंटे, 120 घंटे कैसे किया जाए? आज तो बहुत बात की बात है। With the help of project and assignment. सर, जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिक को मुझे दिखाकर साथ में टेक्निक्स को यूज करके टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है बहुत सारी चीजें दे सकते हैं उनको, मतलब कॉन्सेप्ट हमने समझाया है, या फिर जो कोई मतलब अगर जो है टूल्स एंड टेक्निक्स है उसको हमने उसे शो करके तो हम उससे ज़्यादा बेहतर सिखा दें किस तरीके जी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाने के बाद हम कोशिश ये करें कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। जैसे कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका आगे क्या बेनिफिट होगा, मैं उससे क्या कर सकता हूँ, इस पे अगर फोकस करा जाए तो उस 40 घंटे के बाद, क्योंकि अगर वो 80 घंटे केवल सिलेबस पढ़ाना होगा तो सिलेबस ही पढ़ाएंगे वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तो जो एक्स्ट्रा टाइम हो वो इसमें फोकस किया जाए कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसका फ्रूटफुल क्या होगा, बच्चे के लिए क्या होगा। वो मतलब हिंदी में, सॉरी, मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो जो 40 घंटे है, अब एनईपी क्या कहती है कि आने वाले समय में, मतलब मैं बहुत बेसिक्स बातें कर रहा हूँ कि हम स्टूडेंट 24/7 का स्टूडेंट होगा और टीचर भी 24/7 का टीचर होगा। अब वो जो कॉन्सेप्ट होता था कि वो 10 बजे कॉलेज आए, 4 बजे चले गए, वो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और नहीं हुआ है तो हो रहा है। वो 10 से 5 वाला महाविद्यालय या जो 6 घंटे महाविद्यालय आना या 2 घंटे अपनी संस्था में आना, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। So all of us are becoming a 24/7 teacher and 24/7 student. है, अभी आपने कोविड काल में सबने रियलाइज किया होगा, आपने 24/7 इसलिए हो गए कि बिकॉज यू आर कनेक्टेड, राइट? छोटे छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, आपके फेसबुक ग्रुप है, आपके इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल मीडिया है, उस पर आप कनेक्टेड हो। बच्चा कभी भी कुछ पूछता है, क्वेरी करता है, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आज रात को 10 बजे भी बच्चे की क्वेरी को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या अपने साथियों में किसी बात को कर सकते हैं। तो हम 24/7 के टीचर होने जा रहे हैं या हो गए हैं। 24/7 का पेडागॉजी पूरी चेंज हो रही, राइट? बट जो क्लासरूम टीचिंग है ना, फेस टू फेस वाला, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेट मी टेल यू। बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए, राइट? आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज वासेज दी होगी, आनंद नहीं आया। सामने कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख रहा है तो पता नहीं सो रहा है, वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ है, कहीं से कुछ भी करे। तो फेस टू फेस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों मैडम? नहीं है ना? आपको यही वाला अच्छा लगता है और टेक्नोलॉजी वाला नहीं अच्छा लगता, लेकिन करना तो पड़ेगा। या वेरी गुड। याद करो कि ये अब ये जो बात हो रही है, ये उसमें नहीं है।
लेकिन ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो ऐसा कर रहे हैं ये उसमें कैसे किया जाए, उसमें भी हो सकता है। सब करते हैं उसको। नहीं सर, आप वो जो करते हो ना वो कुछ और है, लेकिन ये वाला फील नहीं आता है। हाँ फील तो मैडम देखो सामने में ना वो जो टच वाला हाथ होगा सर, वो जो टच वाला फील है ना, एक टच आपके 1000 फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है। आप बोल ही नहीं सकते जो टच से आप कम्युनिकेट करते हैं। इनमें कितने सेंसेस हैं? 5 ना? कौन कौन से? हाँ? 5 है ना? 6वां सेंस कॉमन सेंस होता है, 7वां सेंस नॉन सेंस होता है। बट ये जो टच है ना, वो स्पर्श जो है वो बहुत 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 मीनिंगफुल होता है, वो ऑनलाइन में नहीं है। तो ये कहा गया कि भाई ठीक है, ये 40 घंटे को 80 घंटे करना है तो हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा और हमको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और हमको टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। तो 40 घंटे को 80 घंटे करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो कब करने का 3 जगह है। एक तो क्लास में आने से पहले, एक जब ये क्लास हो रहा है तब, एक क्लास होने के बाद। तो जो क्लास में हो रहा है वो 40 घंटे हो गया, और पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए 40 घंटे के पहले, कि बच्चा आपकी क्लास में आए, किस तैयारी के साथ आए, ताकि अपने क्लासरूम में आप उसको और एडवांस लेवल पे ले जाओ। और एक बार वहाँ गया तो आपकी क्लास से जाने के बाद उसको क्या करना चाहिए। तो दिस इज हाउ हम स्ट्रेच कर सकते हैं ये जो 40 घंटा है उसको 80 घंटे या 100 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन वो जो कंटेंट है, क्योंकि देखो विद्यार्थियों के पास ग्रास्पिंग पावर बहुत होता है। आज देखो ना एकदम खाली बैठे देखो, मजेदार चीज ये है कि हम सब इसी में लगे रहते हैं, है ना? मैं आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये जो कौन सा ये टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स और सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो गए। हकीकत तो ये है कि हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हैं, दूसरों से नहीं, खुद से। हमारे 5 सेंसेस हैं, अभी हमने बात की। 5 सेंसेस में देखने को क्या मिलता है? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आई एम ऑल्सो यंग। तो क्या दिखता है? आँख, कान और 10 उंगलियां। That means कि हम we are getting disconnected to our own senses. हम अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई इसका ओवर यूज ना हो, ऐसा ना हो जाए कि फिर हम कुछ और हो जाए, है ना? चौबे जी छब्बे बनने गए पूरे बन के आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो इसको पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं और इसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। कि when we blend our face-to-face teaching learning process with technology, तो टेक्नोलॉजी के साथ में जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो ये इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। कैसे होगा? ऐसी 1 by 1।
एक ना एजुकेशन वाले लोगों को पता होगा, एक साइकोलॉजिस्ट होते थे, उनका नाम था B.F. स्किनर। पढ़ी हुई ना? नहीं पढ़ी? राइट। तो B.F. स्किनर साहब की ने 1960s वगैरह में कुछ थियरीज बनाई और उन्होंने ये कहा कि लर्निंग को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकाला, फेल हो गया, लेकिन ये 21वीं सदी में वो एकदम बूम पे है। क्यों? क्योंकि वो अपने समय से आगे सोच करके उन्होंने किया। उस समय उनके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब वो 60s वाली चीज जो कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला वो आज के दिन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उस आइडिया को टेक्नोलॉजी मिल गया। तो 50 साल पहले, 60 साल पहले का वो उनका आइडिया था। तो स्किनर साहब के साथ बड़ी मजेदार वाकया हुआ और ध्यान ये रखना कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज तो कर, क्या ये देखना टेक्नोलॉजी को यूज करोगे ना तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हम सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे नहीं कर रहे, बिल्कुल ये मैकेनिकल चीज होती है, सबसे आसान होता है। सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? कंटेंट, कि जो विषय वस्तु आप लेकर के आते हो वही तो जान है ना। कोई सिनेमा बनता है तो स्क्रिप्ट, उसकी कहानी, उसकी जान होती है। कोई लेक्चर देते हो तो उसका कंटेंट, उसका स्ट्रेंथ होता है। तो कंटेंट को कैसे बनाओगे वो इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी तो ये कैमरा लग गया, आप बोलो, लेकिन इस कैमरे के सामने क्या बोल रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो वो क्या बोला जाना चाहिए, कैसे बोला जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है मैडम? तो इसको बोलते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो कंटेंट को कैसे प्रोड्यूस करोगे। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बोलते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है उस इंस्ट्रक्शन की डिजाइन कैसे करेंगे। मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, 40 घंटे को 80 घंटे कैसे करेंगे। कुछ कंटेंट क्लासरूम वाला कौन सा होगा और कैसे डिजाइन किया जाएगा, क्लासरूम वाला कौन सा होगा उसको कैसे डिजाइन करेंगे, और पोस्ट क्लासरूम वाला कैसे होगा, कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसके पीछे की कहानी ये है, मैं स्किनर वाली कहानी सुनाता हूँ। तो उसकी एक बिटिया होती है, छोटी बच्ची, स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसने, हम सभी पेरेंट्स हैं, बच्चे खास करके महिलाएं पेरेंट जो होती हैं ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। जब हम बैठते हैं, बच्चे घर आते हैं तो बैग खोल करके उनका कॉपी वापी चेक करते हैं, क्या पढ़ाई हुई है, कुछ असाइनमेंट वगैरह क्या मिला हुआ है, कैसे मिला, करते नहीं करते। तो स्किनर भी अपने बच्ची की देख रहा था। देखते देखते उसको कुछ एहसास हुआ कि उसकी बिटिया कुछ वर्ड्स को और कुछ नंबर्स को मिरर इमेज में लिखती है। 6 अगर ऐसे लिखना है तो 6 ऐसे लिखे, सारे नहीं, उल्टा। हाँ उल्टा लिखे। कुछ शब्द को और कुछ वर्ड्स को और नंबर्स को वो मिरर इमेज में लिखती है। उसने देखा कि उसकी सारी कॉपीज, नोटबुक्स पलट के देखी तो उसको लगा कि ये कुछ समस्या है, और समस्या है तो मुझे जाना चाहिए। कहाँ? स्कूल। वो गया और प्रिंसिपल से मिला। बोला कि साहब ये कॉपी लेके गया, हम सभी लेके जाते हैं। ये कहा साहब क्या पढ़ाई हो रही है, देखो मतलब टीचर जो है ध्यान ही नहीं देती। उसने बोला अच्छा एक काम करो, मैं नहीं देखता, मैं ना उससे क्लास टीचर से मिला। देन ही वेंट टू द क्लास टीचर। क्लास टीचर ने कहा बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। बोले एक क्लास में 20 ही बच्चे थे, एक टीचर, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे बच्चे थे, 20 बच्चे थे। वो टीचर उसको देखती थी, टीचर ने उसको कुछ समझाया, उसको नहीं समझ में आया, वो घर चला गया। बहुत देर तक सोचता रहा कि उसकी बिटिया ऐसा कर क्यों रही।
हम आप भी सोचते हैं या नहीं सोचते? कर क्यों रही है, उसको जवाब नहीं मिल रहा। तो गया अपने बिटिया के स्कूल में और प्रिंसिपल से बोला मैं अपनी बेटी की क्लासरूम में बैठूंगा पीछे, परमिशन दो। प्रिंसिपल हिचकिचाया, बोला देखो तुम क्लासरूम डिस्टर्ब करोगे। बोला बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करोगे, मैं अलग से बैठूंगा। तो गया अपनी बेटी की क्लासरूम में बैठा, एक दिन नहीं बैठा, हफ्ते भर 10 दिन तक बैठा। तो उसने प्रिंसिपल से बोला मैं दूसरी क्लासेस में भी बैठूंगा, जाओ बैठो। फिर वो उस स्कूल से निकला, दूसरे स्कूल में गया, तीसरे स्कूल में गया, ऐसा कर करके उसने 4000 घंटे क्लासरूम एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया। सोचो कितना समय लगा होगा, 3 से 4000 घंटे उसने सिर्फ ये बैठ के देखा कि क्लासरूम में होता क्या है। बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमें 80 घंटे ले आना है, 40 को 80 लेके आना है। तो क्या करे साहब, अब उसको 4000 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक स्टेटमेंट दिया कि टीचर इज द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन दिस वर्ल्ड। शिक्षक इस धरती पे सबसे खतरनाक प्राणी है, वो नस्लें और पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसने स्टेटमेंट दिया। बोले साहब तो ठीक है, इसका कुछ उपाय भी बताओ। बोले वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 घंटे देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ ये टीचर बहुत खतरनाक आदमी है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसका काम है ना बच्चों को शेप करना। बोले वो शेप भी मतलब पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। उससे पूछा गया कि भाई क्या आपको कुछ तो बताओ कि किस तरह से। बोले साहब देखो मैं भी ये समझ पाया कि क्लास में जो होता है टीचर विद्यार्थी पे वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता। हम अपने क्लासरूम एक्टिविटी में क्या करते हैं, हाउ डू वी डिलीवर, हाउ डू वी कम्युनिकेट टू आवर क्लास, कैसे करते हैं। हम अपने क्लास में जाते हैं, मान लीजिए नया बैच आया, आप नए बैच हो, मैं सबसे पहले आकर के मैंने ये पूछा कि कौन कौन से विषय के हो, कहाँ के हो, कैसे हो। आप भी एज ए टीचर 2-4 सवाल पूछते हो, जो भी पेपर होता है एक अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चों को किस लेवल तक आता है। 1-2 लेक्चर में पता लग जाता है, नहीं लग जाता है। तो हम अपना एक टोन सेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एज ए टीचर। या हमको पता लग जाता है कि कौन स्लो लर्नर है, कौन फास्ट लर्नर है और कौन एवरेज लर्नर। ठीक है, तो हम एवरेज लर्नर संख्या जिनकी सबसे ज़्यादा होती है उसके हिसाब से अपना कम्युनिकेशन और टोन और कंटेंट सेट करते हैं और हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, क्लासरूम में देते हैं। अब नतीजा ये होता है कि वो जो बिल्कुल स्लो है वो सो रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो आपका फास्ट है डिलीवरी, और जो बहुत फास्ट है वो भी सो रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से आप स्लो हो। ठीक है, स्किनर की बेटी के साथ उसने यही निकाला कि टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता है। वो एक पर्टिकुलर जो लार्जर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, उन बच्चों के हिसाब से वो अपने आप को करके और फायदा उन्हीं को पहुंचाता है। सबसे फास्ट वाला है उसको भी नहीं समझ में आता है और स्लो वाला है उसको भी नहीं समझ में आता। तो बोला कि ये इसलिए डेंजरस है, सबका बराबर से ध्यान नहीं रखता है। अच्छा चलिए वो तो 20 लोगों की क्लास थी, आप तो 60-60 लोगों की क्लास पढ़ाते हो, उसमें कौन सा इंडिविजुअल अटेंशन कर पाओगे? ये रहा, इसलिए टीचर खतरनाक कहा उसने कि बिकॉज की क्लासरूम में आप इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते। तो लोगों ने कहा उपाय बताओ। बोले उपाय नहीं पता है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस पे कुछ करूँगा।
तो उसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया, कबूतर ले आया, एक सब पता है ना, और उसने एक टास्क सेट किया कि कबूतर को एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाना सिखाना। क्या टास्क लिया? खुद ही टास्क लिया। कबूतर जिसकी, आपने ध्यान से देखना, जिसकी गर्दन कभी स्टेबल नहीं होती, हरदम हिलती रहती है, उसको एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाना सिखाना। ठीक है? आपको सिखाना हो, क्या करोगी मैडम? बताओ ना, कैसे करो? जब वो राइट एक्टिविटी करेगा तो उसको अप्रिसिएशन कैसे सिखाओगे? कबूतर है, तोते को कैसे सिखाते हो? तोते को सिखाते हो ना? मैं बताऊं, जैसे अपनी फिंगर के मूवमेंट से ठीक, हमने घुमाया, उसको उस पर फोकस करेंगे कि तुम भी ऐसे ही घुमाओ। बहुत बढ़िया। मैडम ने कहा ना कि वो क्या नाम था उसका, स्किनर, वो बढ़िया उसके सामने सारी नौटंकी किया उसने, गर्दन घुमाई, उंगली घुमाई, सामने खड़े होकर के जितना जो एक्शन वर्बल नॉन वर्बल कर सकता था सब किया। अरे काजू किशमिश पता नहीं क्या क्या खिलाया भाई। अब तो जितनी मोटिवेशन देना था मैडम सब दिया भाई। कबूतर 10 समझ नहीं हुआ। हफ्ते 10 दिन बाद वो थक गया। ठीक है ना? सब दिखाया, फेल हो गया। 10-15 दिन बाद अब आप ही अपने बच्चे को सिखा रहे हो और वो नहीं सीखता, तो आखिर में क्या करते हो? गिव हिम अ स्वीट स्लैप और ऐसा दिया। अब आजकल तो सजा बदल गई है, लैपटॉप नहीं चलाना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, आजकल की सजा ये है। जमाने में थप्पड़ वप्पड़ लगते थे, आजकल कहाँ थप्पड़ लगते? क्यों सर? चलो 3 दिन मोबाइल नहीं यूज करो। तो उसको गुस्सा आया और उसने कहा ये तो हम लोगों का जमाना था जब पेरेंट बोलते थे खाना पीना बंद। आजकल का खाना पीना नहीं बंद होता, आजकल ये बंद नहीं। अच्छा ठीक है। तो भाई ने गुस्सा आया और बोला कि तेरा खाना पीना बंद, और छोड़ दिया। खुद ही फेल हो गया था ना, वो सिखा नहीं पाया। इट वाज हिज फेलियर ना। ये कबूतर का फेलियर तो है ना, लेकिन अपने फेलियर की सजा हम किसको दे रहे हैं? ये बच्चों के साथ हम गलती करते हैं, हम फेल हो रहे हैं, उसकी सजा उसने कबूतर को दी। बोला खाना पीना बंद, और जा करके बैठ गया। 40-45-50 घंटे गुजर गए। थोड़ा सा 2 दिन के बाद इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो लगा कि पता नहीं मर में गया हो, चलो जा करके देखें। 2 दिन से खाना भी नहीं दिया है। जा करके देखा तो कबूतर से ढाल सा बैठा हुआ था। दया आई, बोला कि चलो इसको कुछ खाना। तो दाना लेके आया, पिंजरे के बाहर जब बैठा कबूतर ने हल्की से हटकर करनी शुरू। अभी देखो यहाँ इंट्यूशन का, तो दाना लेके बैठा और बोला दाना दूंगा नहीं। उसको इंट्यूशन है कि मैं दाना तभी दूंगा जब वो दाईं तरफ गर्दन घुमाएगा। तो कबूतर दाना देख के खूब फड़फड़ा रहा था। जैसे उसने गलती से कबूतर ने यूं करा तो एक दाना निकल, बाकी कबूतर कुछ भी करता था वो दाना उसको देता ही नहीं था। उससे थोड़े समय के बाद, 1-2 दिन के बाद कबूतर को समझ में आने लगा यार एक ही तरह से कुछ करते हैं तभी खाने को मिलता है, अदरवाइज हमको खाने को नहीं मिलता है। दिस इज हाउ उसने ट्रेन किया कबूतर को एंटी क्लॉकवाइज करने। समझ
समय लगा, लेकिन उसने ट्रेनिंग दे दी एंटी क्लॉकवाइज करने की। ठीक है, जब सिखा लिया तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने 5 सिद्धांत निकाले। ये जो एक्सपेरिमेंट किया came out with the 5 प्रिंसिपल्स, और वो सिद्धांत आज के दिन में बहुत, हम जो कह रहा था कि वो अभी जिंदा हो गया है। तो वो सिद्धांत क्या थे? उसने ये कहा, पहला सिद्धांत था एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग का मतलब रिस्पॉन्स देने के लिए तत्पर होना है? हाँ। अब वो तत्पर कैसे होगा भाई? ध्यान से सुनना मैडम, जब तक उसका पेट भरा हुआ था ना, उसने उसको रिस्पॉन्ड किया ही नहीं। किसको? स्किनर। The moment he was hungry, he started responding to it. तो सिद्धांत ये है कि हम अपने विद्यार्थियों को कंटेंट जब दे तो वो कंटेंट नया होना चाहिए। उस कंटेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए विद्यार्थी तैयार होना चाहिए। तो तैयार कब होगा? जब नयापन होगा। नयापन 2 चीजों में होता है, या तो विषय वस्तु बिल्कुल नया हो, विद्यार्थी को पता ही ना हो तो ध्यान से सुनेगा। अगर उसको पहले से पता है तो क्यों सुनेगा भाई? या पुराने ही कंटेंट को नए तरीके से प्रेजेंट किया जाए। कुछ न कुछ नयापन होगा तभी रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हमें एज ए टीचर अब ये ध्यान रखना है, प्री क्लासरूम वाले में, क्लासरूम वाले और पोस्ट क्लासरूम वाले, किस तरह से हमारा कंटेंट हो या उसमें क्या नयापन हो कि हमारा विद्यार्थी उसके लिए तत्पर रहे। चलो आज ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मजा आएगा। ठीक है ना सर? तो पहली चीज ये हो गई कि हम क्या होंगे, नयापन हमें हमेशा ढूंढते रहना है अपने कंटेंट में या अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के तरीके में। ठीक है? दूसरा देखिए मैडम, ध्यान से सुनना, ये टेक्नोलॉजी में इसका बहुत उपयोग हो रहा है। दूसरा ये है कि उसने कहा स्मॉल, कबूतर ने एक दिन में तो नहीं सीखा, धीरे धीरे करके एक ही दिन में नहीं सीखा ना। तो उसने कहा स्मॉल स्टेप्स। जो भी हम कंटेंट बनाएंगे वो छोटा छोटा होना चाहिए, वो किताब नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो तो उसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? छोटा छोटा। इवन क्लासरूम में भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ा लो, फिर उसको ब्रेक देके फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा छोटा, ऐसे हमें डिलीवर कैसे करना है? छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है। हम एक बार में नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में सीखते हैं। तो 2 सिद्धांत हो गए, नयापन हो और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो छोटे छोटे। अब वो स्किनर वो वाली अपनी बातें ले आया, इंडिविजुअल वाली, जो टेक्नोलॉजी के अंदर उसने कहा सेल्फ पेस, सेल्फ पेसिंग, स्वगति। कबूतर ने ध्यान से सुनना मैडम, आप टारगेट हो गए हो, ठीक है ना? तो कबूतर ने स्किनर की गति से नहीं सीखा, कबूतर ने अपनी गति से सीखा। तो वो यही कहता है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखे। जब आप टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में, वो अपनी गति से नहीं सीखेगा। क्लासरूम में वो किसकी गति से सीखता है? टीचर की गति से। लेकिन जब आप ब्लेंड करोगे,
तो वो जब टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो उसकी खुद की गति भी होगी, वो आपकी गति भी होगी और उसकी भी गति होगी, ठीक है ना। तो स्वगति, सेल्फ पेस। अगर मान लीजिए ऑनलाइन वीडियो है, ऑनलाइन कोई भी रिसोर्स है, ऑनलाइन कोई भी किताब है या मटेरियल है, तो वो किताबी पढ़ते हैं ना, तो अपनी गति से पढ़ते हैं। कोई तेज पढ़ता है, कोई स्लो पढ़ता है, हम 5 बार पलट पलट के देखते हैं, फिर समझते हैं, अपनी स्पीड, सेल्फ स्पीड की बात है। टेक्नोलॉजी सेल्फ स्पीड को सपोर्ट करती है, ठीक है। स्वगति हो गया और जी रीइंफोर्समेंट तो भी आते हैं, कितने बता दिए मैंने? 3। चौथा वो ये कहता है, ये किसने निर्णय लिया, जजमेंट लिया कि या मूल्यांकन इसका किसने किया, या बाएं दाहिनी तरफ घुमाने पर ही दाना मिलता है? नहीं, ने तो खुद ही निर्धारित किया। सॉरी, क्या बोलते हैं, कबूतर ने उसको कि भाई एक तरफ एक ही एक्टिविटी करने पे मिलता है, तो इसका मूल्यांकन उसने खुद किया। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन की बात होती है कि हम विद्यार्थी अपनी गति से पढ़ेगा और अपना मूल्यांकन खुद ही करेगा। इसमें टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है, नहीं करती है? और आखिरी जो आप कह रहे थे, रीइंफोर्समेंट, कि उसको अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, ताकि वो और मोटिवेट होकर के काम कर सके। बाय द वे, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? हाँ, नहीं, कोई भी ऐसा स्टिमुलस, कबूतर को दाना दे रहे, वो दाना एक स्टिमुलस है और वो रीइंफोर्समेंट है। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हम डिजायर्ड बिहेवियर चाहते हैं उसको अचीव करने में मदद करता है, वो रीइंफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। देखिए, एक विद्यार्थी है, सर के पास एक समस्या है। एक विद्यार्थी है, बड़ा प्रिय विद्यार्थी है, बट उनकी समस्या ये है कि वो फर्राटेदार गालियां देता है, ठीक है, और सर उसका गाली देना रोकना चाहते हैं। ठीक, क्या क्या करोगे सर? सब उससे तेज गाली देना सीखूंगा आज के कंटेस्ट में। और क्या क्या करोगे? या फिर बहुत ही हम्बल रहूंगा, मतलब उसके जितनी गाली देने में मैं एक भी गाली नहीं यूज करूंगा शायद। ठीक है, ये छोटा बच्चा होता है ना, तो हम लोग लालच देते हैं, बेटा चॉकलेट ले ले, गाली मत दे, तो वो रीइंफोर्समेंट जैसा होता है, कई लोग ले करके हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा था, चॉकलेट देते रहे, कुछ खाते रहे, अरे 5 नंबर ज़्यादा ले ले भाई, गाली मत कर। तो इंटरनल वगैरह में 2-4-5 नंबर सर ने ज़्यादा भी दे दिया, फिर भी नहीं रुका। एक दिन बुला के दिया, तो बुला करके दिया 2-4-5 नंबर वाली दिया ना, उस पर रुक गया। लेकिन वो तो सर आज के फिर सिनेरियो में गलत है ना, तो रुक गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी कोई भी स्टिमुलस जो डिजायर्ड बिहेवियर को अटेन करने में मदद करे। तो यहाँ जो पिटाई है, अगर डिजायर्ड बिहेवियर क्या है, गाली देना बंद, स्टिमुलस क्या है, पिटाई। अगर पिटाई करने से गाली देना बंद हो गया तो पिटाई बिकम्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बट मान लीजिए आपने मारना शुरू किया और गाली नहीं, और गाली 3 गुनी हो गई, तो वही पिटाई नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ अंतर ये, मतलब ये है कि जो भी स्टिमुलस है, अगर वो मेरे डिजायर्ड गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है, दैट बिकम्स रीइंफोर्समेंट, राइट। अब आप ये ध्यान रखें, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि ये बेसिक बैकग्राउंड है। तो
इससे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि क्लासरूम में क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। चलिए, क्लासरूम की एक्टिविटी में बेसिक को आप रिप्लेस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि क्लासरूम में आप एडवांस लेवल की बात करो, एडवांस कंटेंट को डिस्कस करो विद्यार्थियों के साथ, तो बेसिक लेवल तो देना पड़ेगा ना उसको। तो क्या बेसिक लेवल टेक्नोलॉजी को यूज करके दे सकते हो? दिया जा सकता है कि भाई क्लासरूम में आने से पहले विद्यार्थी या तो उसको देख के आए या उसको पढ़ के आए। आजकल तो ऑडियो विजुअल का जमाना है, तो बात देखने की कर लो भाई कि क्या मैं सिंपल बात करूं, क्या मैं अपने कोर्स मटेरियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को के वीडियोस बना सकता हूं खुद के। दो चीजें हैं, या तो उसके वीडियोस बने हुए हैं, ओपन सोर्स में है तो उसको यूज करो, या मैं अपना खुद बनाऊं। खुद बनाना भी आज के दिन में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और कोई बहुत पैसे वाला काम भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या मैं बेसिक मटेरियल को अपना खुद का कंटेंट लाइब्रेरी डेवलप कर सकता हूँ अपने महाविद्यालय में, जिसमें उस कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही उसका वीडियो बना लूं और बच्चों को बोलूं क्लासरूम में आने से पहले उसको देख करके आओ। वो क्लासरूम में आया, उसने देखा हुआ है, थोड़ी सी उस पर रिकैप किया और आप वहां से एडवांस लेवल पे क्लासरूम में चलेगा ना। एक तरीका ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुझे लगता है आसानी से कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग है कि आपने मान लीजिए 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की, लेकिन हाँ ये जो वीडियोस बनाओगे ना उसमें ये स्पिनर वाली बात ध्यान रखना 5, और उनका उपयोग करके ही वीडियो बनाना, छोटे छोटे बनाना, नए नए कॉन्सेप्ट्स पे बनाना, नए नए तरीकों से बनाना, राइट। ये बना करके आपने डाल दिया, आप यू कैन क्रिएट योर ओन यूट्यूब चैनल, यू कैन शेयर विथ योर स्टूडेंट्स, उनसे शेयर करो, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर वीडियोस डालो, बच्चों से शेयर करिए। वो बच्चा घर पे बैठे हुए 10 बार में पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके पढ़ेगा ना। आप क्लासरूम में बोलो ये तो बात मैं करूंगी ही नहीं क्लास या करूंगा ही नहीं क्लास, इसके बाद ही करना है। फिर क्लासरूम में आप उस लेवल पे एक बार ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो आपको एज ए टीचर जो NEP कह रहा है टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में यूज करो, तो आप इस तरह से यूज करो कि प्री क्लासरूम में क्या क्या करना है। सिलेबस है आपके पास, उस सिलेबस को देखो कि इसमें से कौन कौन सी बातें बेसिक लेवल की हैं जो प्री क्लासरूम में मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसको बना लो। फिर आप क्लासरूम की 40 घंटे में और क्या क्या करा सकते हो उसको बनाओ। फिर 40 घंटे के बाद पोस्ट क्लासरूम में क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ओपन सोर्सेज वगैरह यूज करो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि प्री क्लासरूम एक्टिविटी में आप अपना खुद का मटेरियल करो, स्वयं डेवलप करो। क्यों? क्योंकि वो आपकी भाषा में होगा, वो आपके बच्चों के लिए ज़्यादा ग्राह्य होगा, वो अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और पोस्ट क्लासरूम में आप हायर ऑर्डर की और सारी चीज़ें ओपन सोर्स में उपलब्ध हैं, तो आप एज ए टीचर आपके पास लाइब्रेरी खुद की है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेरी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में लगभग 1200 वीडियोस हैं जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से मेरे क्षेत्र से फील्ड से संबंधित मैंने डाउनलोड करके रखे। So I have created my own library जो मैं विद्यार्थियों को प्री क्लासरूम या पोस्ट क्लासरूम एक्टिविटी में देता हूँ। कि अब ये है ना, ये यहाँ लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब ये वाला वीडियो
हरारी वाला वीडियो इनको समझ में आएगा। तो पोस्ट क्लासरूम एक्टिविटी में इस तरह से प्री क्लासरूम खुद बनाओ, क्लासरूम में खुद एक्टिविटी करो। पोस्ट क्लासरूम के लिए दुनिया भर के जितने बड़े बड़े ठीक। अब मेरा सिर्फ ये कहना है, अपने वीडियोस फिर से बना, लेकिन जैसा मैंने बता रहा हूँ वैसा बना, जमीन आसमान का अंतर आएगा। जैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में आपको दूँ कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो अब सोचो मैं अगर अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो सामने तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ तो आप लोग बैठे हो, वीडियो बना रहे हो तो कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल लगा हुआ, कोई भी तो नहीं है सामने। तो एज ए टीचर हमें एस्यूम करना पड़ेगा कि लाखों लोग बैठे हैं सामने, ठीक है। और तो फिर वही बात आता है, अगर एज ए टीचर हमें कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती ना, तो क्लासरूम में 25 एग्जाम्पल हम खुद ही देते हैं बच्चों को समझाने के लिए। ऐसा लगता है अच्छा ये नहीं, अच्छा दूसरा उदाहरण देता हूँ, अच्छा इससे भी नहीं समझ में आया, तीसरा उदाहरण देता हूँ। अरे भाई मेरे ही नहीं समझ में आया, इसे उदाहरण दे देगा कि नहीं समझ रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ना, एक एग्जाम्पल बहुत काफी होता है, आप यूं बोलो उसको भी समझ में आ जाता है क्योंकि मुझे समझ में आया होता है। और दिक्कत क्या है, कितने सेंस हैं, फिर से आता हूं, 5 है ना, 5 सेंसेस में सारे इनपुट के हैं, है ना। डेटा कलेक्शन के सेंसेस है ना, आप देखो ना, देख करके डेटा मिलता है, सुन के डेटा मिलता है, स्मेल करके डेटा मिलता है, टेस्ट करके डेटा मिलता है, टच करके, सारे इनपुट के। आउटपुट का तो कोई सेंस ही नहीं है, लैंग्वेज भी हमने बहुत बाद में डेवलप करी, और लैंग्वेज भी नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता तो दुनिया के सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे होते। ये तो हमारी विकसित की हुई चीज है और ये बदलती रहेगी। तो चलो मैं मान लूं, ऐसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब मैं ये मान लूं कि 5 सेंसेस और एक बोलने का या लिखने का, यही है ना। 100 में इन 6 को बराबर बराबर हिस्से बांटो, कितना होता है? 17-18 होगा, 16.67, ऑलमोस्ट 17। तो सबका 17% बनता है। तो 17 × 5 कितना हो गया सर? 83 हुआ ना। हाँ, तो 83% ऑफ द टाइम हमें ग्रहण करना है, और जब हमने ग्रहण करने में 83% टाइम लगा दिया तो उसको आउटपुट देने के लिए 17% से ज़्यादा समय हमको नहीं चाहिए। उसको डिलीवर करने के लिए वी डोंट रिक्वायर मोर देन 70%। लेकिन उसके लिए करना क्या है? 83%। आज क्या हो रहा है? 17% ले लेते हैं और 83% चलता रहता है, उल्टा है। तो वो 83% कम्युनिकेट करने में इसलिए लग रहा है कि इनपुट हमारा मात्र 17% है, ठीक है ना। तो वो हमें यही मैक्सिमाइज करने की बात है कि विद्यार्थियों को हमें इनपुट देना है बहुत सारा। जब मैं आप बना रहे हो, कोई भी कंटेंट डेवलप कर रहे हो, ध्यान ये रखना कि सामने कोई है नहीं, तो उसके
उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से सोच के बोलना है। आप कुछ बोलते जा रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, राइट? एक ऐसा बोल रहे हो। अब आप समझो ये बोल रहे हो, क्लास में कोई बच्चे को, किसी को मन में क्या सवाल उठ रहा हो, तो जो स्टूडेंट सवाल पूछता है, कंटेंट डेवलप करते समय आपको वो सवाल खुद ही पूछना है कि अच्छा अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो ये सवाल आ रहा होगा तो इसका मतलब इसका जवाब कि नयापन ऐसे आएगा। नयापन इस तरह से आएगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी से जितने सारे एग्जाम्पल्स उठा सकते हो उठाओ, ताकि वो रिलेट करता है। सो कंटेंट सिंपल होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए जब आप मीडिया को यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जब बना रहे हो तो वो स्लो वाले के लिए भी है, फास्ट वाले के लिए भी है और एवरेज वाले के लिए भी है, और सामने कोई बैठा नहीं है। तो बहुत सा ये सबसे देखो, ये बहुत आसान है, ऐसा कैमरा लगा दो, ब्ला ब्ला कर दो, हो गया ना। लेकिन वो ब्ला ब्ला क्या करना है सबसे डिफिकल्ट है। इसी को मैं बोल रहा हूँ कंटेंट डिजाइनिंग और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग के बारे में। उस कंटेंट को डिजाइन कैसे करें, उसको डिलीवर कैसे करें। सो सिंपल लैंग्वेज यूज करो, सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करो, बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करो डेली लाइफ, और अपने ही लेक्चर में बहुत सारे सवाल खुद खड़े करो, रेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस का आंसर करो। तब वो जो कंटेंट बनेगा वो कुछ ठीक ठाक बनेगा। यस और नो? आप में से कितने लोग चाहोगे कि आपका खुद का YouTube चैनल हो? सभी चाहते हैं। तो लेकिन मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, रिकॉर्ड करना, लेक्चर रिकॉर्ड करना सबसे आसान काम है। देखो उन्होंने ऑन करके बैठ गए, बीच में सो भी रहे हैं, सब भी हो रहा है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट है कि वो कंटेंट क्या बोला जाएगा, वो किस तरह से फ्रेम हो, वो किस तरह से डिजाइन हो, राइट? मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ जो कि आप कैसे बनाओगे। देन व्हाट विल डू, आई आस्क यू कि आप यहाँ पे बना के दिखाओगे 2-4 मिनट, छोटे एक मिनट, सो दैट कि आप जब जाओगे तो आप कुछ अच्छा बना पाओगे। कर पाएंगे? करूं? दिखाऊं? यहाँ तक कहानी ठीक है? क्यों सर? आजकल तो पॉलिटिकल साइंस का ही जमाना है। हमेशा था। हाँ, हमेशा ही था। क्लासरूम में करना है और कौन सा पोस्ट क्लासरूम। मैंने ये कहा कि प्री क्लासरूम में हमें खुद को खुद ही बनाना है। मैं चाहूंगा आप खुद बनाओ, क्लासरूम एक्टिविटी में खुद करो। पोस्ट क्लासरूम में मैं ओपन सोर्स को यूज करता हूं। आप देखो मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं करता हूँ, अभी तो मैं क्लास कम लेता हूँ, लेकिन जब भी मैं क्लास में पढ़ाता था मैं 40 घंटे 80 घंटे में बना लेता था इसी तरह से। सर जी नहीं सर दिखा नहीं दे। हैं? अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जो हमने खुद ही क्रिएट किए।
कैसा हो सकता है और आप कैसे बना सकते हो। मैं हर लेवल दिखाऊंगा, हाई एंड का भी और बिल्कुल लो एंड वाला भी कैसे कर सकते हैं। तो हम अगर आपके पास सुख सुविधाएं हैं तो कैसे करोगे, और अगर आपके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं फिर कैसे करेंगे, वो सारी हर लेवल का देखेंगे। ये आजकल वर्चुअल लैब्स की बात हो रही है, तो हर महाविद्यालय वगैरह में आजकल वर्चुअल लैब खुल रहे हैं। वर्चुअल लैब में क्या होता है कि बच्चे जो भी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है वो वर्चुअल तरीके से करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं और उसके हिसाब से, जैसे इसमें आप देख रहे थे कि वो केमिकल डाल रहे हैं और उसमें आग लग रहा है और उसमें सारी चीजें हो रही है। ये आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। ये रिसोर्सेज आपको प्रोक्योर करने की जरूरत है अपने यूनिवर्सिटी में, अपने महाविद्यालय में, और विद्यार्थियों से ये करवाने की आवश्यकता है। तो ये आउटसोर्स मटेरियल है, इसको या तो खरीद सकते हैं, मिलते हैं। तो ये रिसोर्स आप अपने महाविद्यालय में या अपनी संस्था में डेवलप कर सकते हो, जिनको कि वर्चुअल लैब कहा जाता है, राइट। देन इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? यहाँ तो चालू है। Go to shapes. ये You can pick up ये any बहुत shape सिंपल or है। any picture you want. अगर आपके पास टच स्क्रीन है So select this shape and आप this इसको drop. बिल्कुल इस तरह से So once I इंटरैक्टिव बना select that सकते shape, I हैं। can just insert an action on that. So I go to this insert tab and you see there's an action button over here in the links group. So once I click on this action, I'll get a dialog box. So as I said, actions are of two types. One is for actions on mouse click and action on mouse over. So I'll select this actions on mouse click. What I'll do is, I'll do a simple basic thing here. I'll hyperlink to some other slide or some other option. So let's say if I select this hyperlink to, and if I click on this drop down, you see there are various options here. तो ये एक तरीका है where एज ए टीचर हमने एक सामने कैमरा लगा दिया, हमारा जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। आजकल ये भी बहुत महंगा नहीं आता है, 2-3 लाख रुपए में आ जाता है, टच स्क्रीन होता है और आप उस पर स्क्रीन टच करके आप पढ़ाइए और इस तरह का वीडियो किसी को करने की जरूरत नहीं, आप सीधे मोबाइल लगाइए और इसका उपयोग करिए। लेकिन इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास स्क्रीन होना चाहिए, राइट। तो है अगर आपके यहाँ तो उस हिसाब से करो। मैंने कहा ना कि मैं हर लेवल की बात करेंगे कि भाई किस तरह से One is it says to next. ओके। सो एक जिसकी मैंने कहा कि ये रिसोर्स आपको प्रोक्योर करना है, ये वाला कौन सा वर्चुअल लैब, ये रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, इसको आप प्रोक्योर करिए। देन एक और ये इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के लिए ये थोड़ा सा हाई एंड है, इसमें ग्राफिक्स बाद में लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो सामने आदमी खड़ा है इसको पता है कि क्या क्या आएगा, ये पहले खड़े होकर के वैसे ही ऐसे 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 करता रहता है कि ये गया, तो जो बाद में एडिट होता है ना तब वो दूसरी वाली ग्राफिक्स लगती है, जैसे ये कर रहा है। जब ये रिकॉर्ड हुआ तब खाली खाली रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब ये एडिट हुआ तो आप देखो इसके सामने, तो ये थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन लेवल पे इस तरह के वीडियोस आप बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर एडिटिंग वगैरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, राइट। तो एक इस तरह का है, ओके। देन क्या होता है आजकल बहुत सारे लोग कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं, राइट। मैं जो कह रहा था ना कि जब मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, जब मैं अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ,
तो मैं तो हूँ ही, मैं मेरे साथ में विद्यार्थी की जगह ऐसा कैरेक्टर बिठा देता हूँ। जो विद्यार्थी की क्यूरियोसिटी होती है ना, वो ये मेरा विद्यार्थी बन जाता है और मैं इसके साथ में इंटरेक्ट करके अपने सारे कंटेंट को डेवलप करता हूँ। वो जैसे महाभारत में समय था ना, नया समय है, भिमानी साहब की आवाज होती है, तो वी कैन क्रिएट ए कैरेक्टर लाइक दिस। तो कंटेंट बनाते समय हमारी क्रिएटिविटी में हम कोई नया कैरेक्टर भी, झंडा सिंह, धरती धके, किसी भी तरह के कैरेक्टर हम बना सकते हैं। Hi, Ricky. ये दूसरा Hi, कैरेक्टर है। Sandra. Hello. How are you? I am happy. Yes, good. तो ये एक अलग कैरेक्टर है। मैंने 2 कैरेक्टर दिखाए, वो और एक ये। तो वी कैन डिजाइन ए कैरेक्टर आल्सो। राइट। एक आजकल ये थोड़ा और हाई एंड पे देखोगे तो वर्चुअल स्टूडियो होता है जिसमें इस तरह से बनता है। The big picture idea is that we utilise जितने newsrooms होते हैं ना, सारे ऐसे हैं। called augmented graphics. So we're not in a virtual studio as people might be familiar with. What we're using is a really a nice realistic set, and we're augmenting that with the graphics key over the top. And the system behind achieving this type of graphic, the virtual augmented type graphic, we utilise VisArT, which is a system we've used across our business for a number of ये वर्चुअल, मतलब इसमें भी उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही खड़ा है, सब चीजें बाद में क्रिएट करी गई। एक ग्रीन स्क्रीन होता है। एक छोटे छोटे जो मैंने बनाए थे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें आप इसकी क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी के साथ में आप कंटेंट को देखते हो। जितनी बातें मैंने करी है आपसे, वो सारा का सारा उस तरह कंटेंट में उसने एक्सपर्ट ने यूज किया है। वो रेपिटेशन, इस तरह में रेपिटेशन भी बहुत किया जाता है क्योंकि सामने कोई है नहीं ना। एक बार आपने बोला, थोड़ी देर बाद जाकर के आप उसको रिकैप नहीं करते क्योंकि पहले किसी का छूट गया हो तो, राइट। तो जैसे मैं अगर यूं कहूं, ये देखो, कंटेंट पे ध्यान दें। There are different elements that are extremely important to these search engines. One of the important elements is the keywords that a person is providing and the keyword that you have used in your website. The next one is the website structure and the sitemap that you provide. You would have seen sitemaps in many websites. Towards the bottom of the page, you will see there is a small link called sitemap. You click on it, you will see a structure of how the web page is designed. So structure and sitemaps are extremely important. There are different browsers out there. I'm talking about internet browsers. You have Internet Explorer, you have Google Chrome, you have Mozilla Firefox, you have Opera. A lot of different browsers out there. There are a lot of devices that customers use. Say for example, customer could be browsing from a desktop, customer could be browsing from a mobile phone, the customer could be browsing from a tablet, the customer could be browsing from any of these devices. There are different operating systems that the customer uses. Say for example, the customer might be a Windows desktop user. The customer could also be an Apple desktop user. The customer could be browsing from an Android-based mobile phone. The customer could be browsing from an iPad as well. So depending on the kind of browser, the kind of operating system and the kind of device the customer uses, your website should be compatible to all of them. So browser, device and operating system compatibility is another key element of ensuring you have better search engine optimization. You also need to understand that the website is nothing that stands alone. The website is connected to a lot of other websites. The website might be connected to social media pages, a lot of blogs out there, etc. So backlinks and forward links, different links that you see of websites connected to other websites are also key elements as to how the search engine calibrates relevance. Speed of the website, a slow website is always going to be frustrating for the customer. A fast website, a website that loads very fast. You would have seen many times you click on one website link and it will keep rotating for many seconds. It will not give you the content immediately.
So the customer generally has a feeling of going back to the search result page, or the customer has a feeling of closing this tab because he doesn't want to wait or she doesn't want to wait. So the speed of the website, relevance of content that is there, and something that we call bounce rate. What happens if you go to a website from Google and the website doesn't give you information about what you're looking for? You either hit the back button or you hit the close button. Because you don't have anything on this website, you don't have any reason to be on this website. So that is generally called the bounce rate. How many customers did come to my website and decided to quit the website or go back to the search page very soon? So it is a factor of time, because if the website has a lot of content, if a customer finds that content relevant, then the customer is going to spend time to read through the content. If the customer doesn't find the content relevant, then the customer doesn't spend time on the website, immediately goes back. Say for example, you're talking about a website that has a lot of advertisements, a lot of pop-up advertisements. The customer comes to this website from the search page, the customer sees that there are a lot of advertisements, you can't see any content. Or there is immediately a page that pops up and says that now you have to give me a lot of information like your mobile number, email address, and register on this page, and only then I give you content. Most customers will go back to the search page, hitting the back button, or close this window altogether. So when the customer starts doing this, Google calculates the bounce rate, and bounce rate is also an important element of how the relevancy of the page is decided. We'll come to each of these aspects. But as an understanding of what search engine optimization is, the first part of search engine that we are going to discuss, it is a process of refining your website using both on-page as well as off-page practices, so that it will be included and ranked successfully in search engine. So that is a small definition or a small meaning of what search engine optimization is. We will come back to what each of these things are and discuss in detail how you can achieve better search engine optimization results. Now, आपने देखा होगा कि ये एक तो बहुत छोटा है, एक कॉन्सेप्ट को लेके बना हुआ है, उसने कम से कम इतने बीच में 25-30 एग्जाम्पल्स दिए होंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरीके के, राइट? एक्सपर्ट ने उन्होंने रिपीट किया, रिकैप्चुलेट किया, साइटेड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सिंपल वर्ड यूज किया उन्होंने। ऐसा टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कंटेंट को डिलीवर किया, और डिलीवरी उनकी अपनी स्टाइल की थी जो उन्होंने डिलीवर किया। साथ में आपने देखा होगा कि सपोर्टेड कोई वीडियो नहीं था, इमेजेस थे, जो जैसा वो बोल रहे थे उस तरह के इमेजेस थे, यही था ना, जो सपोर्ट करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए था। बहुत बेसिक लेवल का है कि, लेकिन इसमें सबसे देखने वाली बात थी जो मैं आपसे कह रहा था, वो कंटेंट का था कि उसने कंटेंट को कैसे डिजाइन किया, छोटा सा बनाया, कितने सारे एग्जांपल्स डाले, कितनी बार रिपीटिशन किया, और एक कॉन्सेप्ट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक कॉन्सेप्ट को बता दिया कि मैं अगर सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है जानना है तो एक नॉन टेक्निकल आदमी को भी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ जाएगा, राइट? तो मैं जो आपसे बात कर रहा था वो मैं जो कह रहा था कि प्रीरिक्विजिट क्या क्या है कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो मैं कह रहा था कंटेंट को औपचारिक मत बनाओ, उसको अनौपचारिक रूप से बनाओ। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन, कंटेंट सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ लाइव और डेली लाइफ एग्जाम्पल, खूब सारे लेने पड़ेंगे। हाँ, अब आपकी क्रिएटिविटी प्रोडक्शन में अलग होगी, लेकिन चूंकि मैं हर तरह के आपको एग्जांपल्स दिया कि सिंपल वाला भी कैसे बना सकते हैं, आपके पास सुख सुविधाएं हैं तो कैसे बना सकते हो। तो जो जिसकी बात मैं कर रहा था कि हाउ डू वी मैक्सिमाइज इट बाय blending it with the technology करके। So what exactly that blended learning is, the mixing real and virtual, right? A combination of face-to-face and online learning for a course, synchronous and asynchronous इसको बोलते हैं। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिकैप करता हूँ।
कंबाइनिंग मल्टीपल लर्निंग कंपोनेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी एनईपी बात करता है कि आपको मल्टीपल सोर्स लर्निंग में यूज करना है, सो फॉर क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट? क्यों इससे फायदा क्या होगा? देयर विल बी अ फ्लेक्सिबिलिटी। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी क्लासरूम में नहीं मिलती है, क्लासरूम थोड़ा रिजिड हो जाता है ना, तो हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे सीखने सिखाने में, राइट? अब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, उसको क्या सीखना है, कब सीखना है, कहाँ सीखना है और कैसे सीखना है। आपको एज ए फैसिलिटेटर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, बाकी चीजें वो खुद करेगा। उसको रात को पढ़ना होगा, रात को पढ़ेगा, 12 बजे रात को पढ़ना होगा, 4 बजे सुबह पढ़ना होगा, बगीचे में बैठ के पढ़ना होगा, वो अपना डिसाइड करेगा। लेट के पढ़ेगा, सो के पढ़ेगा, बैठ के पढ़ेगा, दैट विल बी हिज पेस, हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग, राइट? तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हम ले करके आ सकते हैं बाय क्रिएटिंग, एक छोटा वीडियो बना के ही कर सकते हैं। करिए। मैं जैसा कह रहा था कि कुछ ऑनलाइन कंपोनेंट जो भी होगा उसको आप बाद में यूज करना, वो हायर ऑर्डर के लिए यूज करना। बेसिक्स खुद बनाओ, एडवांस खुद डिस्कस करो, उससे भी एडवांस है उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्स को यूज करो, जो मैं बात कर रहा हूँ। अब आप 24/7 के टीचर हुए या नहीं हुए? विद्यार्थी कभी भी देख रहा है, कभी भी कुछ कर रहा है, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उस पर उसकी कुछ भी क्वेरी होगी आपको देता रहेगा, उसको बस स्ट्रिक्टली बोल देना कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और शेरो शायरी नहीं आएगा, इस पेपर से संबंधित जानकारी ही आनी चाहिए। तो बच्चा अपनी क्वेरी रेज करेगा, आप उसको जवाब दो। सिंपल, ये बेसिक है। तो ये जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि ये क्लासरूम एक्टिविटी भी हो रही है, ये ऑनलाइन एक्टिविटी भी हो रही है। इसको हम इस तरह से फेस टू फेस में भी कर सकते हैं। मैं इसमें आगे चल के आपको आखिरी वाला बता देता हूँ फिर। हाँ, तो ये बातें कर चुके हैं हम, आपको बस ई कैप कर रहे हैं कि स्टार्ट विथ व्हाट यू वांट द स्टूडेंट। तो शुरुआत कहाँ से होगी कि हम ये चाहते हैं, हम ये डिसाइड करना पड़ेगा हम बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं। तो एंड पहले डिसाइड करो, कहानी के क्लाइमेक्स पहले डिसाइड करो और फिर बैकवर्ड चलो। तो ये जानने के लिए हमें क्या क्या करना है, कितना ऑनलाइन होगा, कितना ऑफलाइन होगा, कितना क्लास में होगा, आइडिया बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं वही आपसे बात कर रहा था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की मैं अभी यहाँ बात नहीं करूँगा, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट हमें उसकी विद्यार्थी की कैपेबिलिटी को देखते हुए पावरपॉइंट, इंटरैक्टिव वेब एक्टिविटी, प्री क्लासरूम और पोस्ट क्लासरूम, होम असाइनमेंट वगैरह सबकी बात हम कर सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं इस पर बहुत, क्योंकि शायद समय भी थोड़ा कम है, कब तक बैठ सकते हैं हम लोग? जी 1 बजे तक, ठीक। तो एक मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूँ, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, जिसको यूज करके आप एक थोड़ी सी क्वालिटी का वीडियो बना पाओ। इसमें कैमरा लगा है? नहीं है क्या? हो सकता है, नहीं दिख नहीं रहा है। वो सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं OBS स्टूडियो, बहुत सिंपल है और आप इसको आराम से फ्री डाउनलोड है, डाउनलोड करके है, इसमें कैमरा है भाई, इसमें कैमरा एक रेट कैसे इसी में है, इसी में है कि नहीं, इसमें आ जाएगा उसका सोर्स। तो
आप देखो 100 MB का ही है, फाइल है, आप डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सिंपल, समय कम लगता है। ये देखो कितनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा फाइल, ओके, ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। That's it, ये यहाँ पे है। तो आपको ओपन सोर्स में OBS स्टूडियो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके 2 मिनट में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके जब मैं इसको चलाऊंगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट, या that's it। अब कहाँ चला गया मेरा PPT? PC में दिखेगा इसका आउटपुट? नहीं, ये PC में हमारा कनेक्टेड है। ओके, देन मैं ऑडियो इनपुट डिवाइस भी सेलेक्ट कर दिया। कुछ नहीं करना है, कोई सेटिंग वेटिंग भी नहीं है। ओके, देन मैंने विंडो कैप्चर भी ले लिया और विंडो कैप्चर में पावर पॉइंट आ गया मेरा। ये आ गया ना पावर पॉइंट? आया नहीं आया? ओके, देखो PPT भी दिख रहा है? यस सर। कितना समय लगा? 5 मिनट? यस सर। ठीक है, रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं चाहिए, 5 मिनट लगा। राइट, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो, यहाँ पे ये जो खाली जगह है वहां। और ये देखो यहाँ पे लिखा है ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग। शुरू करूं? ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कैमरे में देखते रहिए, अपना पावर पॉइंट बना के रखिए और पावर पॉइंट प्ले करिए जैसे आप क्लासरूम में करते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग मिक्सिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल, a combination of face to face and online learning resource, and इसको आप बदलते चले जाइए, वहां भी बदलते चले जाइए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है आप, लेकिन ध्यान इस पे देना। किस पे? मैंने कहा ना ये टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, आपको ध्यान देना है कंटेंट, है ना, कंटेंट आप कैसे डिजाइन करोगे। ठीक है, सो वंस आई गो हियर, अगर मुझे रोकना होगा आई से स्टॉप इट, सो दैट विल बी स्टॉप, राइट। देन ये कहीं ना कहीं सॉरी सेव हुआ होगा, कहाँ सेव हुआ होगा, वीडियोस में देख, ठीक है।
ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कैमरा में देखते रहिए, अपना पावर पॉइंट बना के और पावर पॉइंट प्ले जैसे आप क्लास में करते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग इज मिक्सिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल a combination of face-to-face and online resource. And इसको आप बदलते चले जाइए, वहाँ भी बदलते चला जाएगा, ठीक है ना? बहुत सिंपल है, आप लेकिन ध्यान इसके देना, किसके? मैंने कहा ना ये टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, आपको ध्यान देना है कंटेंट, है ना? कंटेंट आप कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है? So once I go here, अगर मुझे रोकना होगा जैसे बेहतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप में से कौन आके अपना करेगा यहाँ? कोई एक तो आ जाओ, इसमें दिखाओ। पावर पॉइंट हो तो पावर पॉइंट कर लो, नहीं हो तो वैसे ही करो। इसमें कोई मतलब पावर पॉइंट है, ठीक है, नहीं है तो पावर पॉइंट का सोर्स हटा दो, वीडियो आपका फुल स्क्रीन पर रहेगा, वो भी कर सकते हो। आप आओगे? आपको पावर पॉइंट वगैरह कुछ है? इसमें है स्लाइड्स में ड्राइव होगा तो हो जाएगा। और किसी का है तो मोबाइल पे मोबाइल से कोई बात नहीं। आप लोग कैसे करें? आपका पावर पॉइंट होता तो आप क्या थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करें। To all, today as sir has told about the way how can we blend the classroom teaching by our, we cannot say that we were not taking online classes, but yes, sir has given us a stimulus that how can we make our content better and how to increase the hours, and the full focus of PPT which sir has made and what the discussion also sir told us is about the blended learning, right? So when we are talking about the blended learning, it is a mixing the real and the virtual and the combination that is related to our face-to-face and online learning of a course, and this gives a very effective deliberation, right? Stop. Okay, thank you, sir. As sir has told about the way how can we blend the classroom teaching by our, we cannot say that we were not taking online classes, but yes, sir has given us a stimulus that how. तो आप ये देखो, ये बिल्कुल ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप कुछ भी बहुत टेक्निकल चीजें करने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा 1 मिनट के 2-3 मिनट में इंस्टॉल हो गया था। 1-2 सेटिंग है, अगर आपको नहीं समझ में आया, इसके YouTube पे हजारों ट्यूटोरियल पड़े हुए और हर भाषा में ट्यूटोरियल पड़े हुए। आप चले जाओ, 2-3 सेटिंग करनी है, हमारा खुला बढ़िया पीपीटी वगैरह, लेकिन वही बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, कंटेंट इम्पोर्टेंट है, कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कंटेंट जितना सुंदर होगा आपको, डिलीवरी उतनी बढ़िया होगी और बच्चे उसको उतना ही पसंद करेंगे, है ना? कंटेंट किसका पसंद किया जाता है? या तो वो कंटेंट किसी बहुत फेमस संस्था ने बनाया हो, ये मटेरियल MIT ने बनाया, ऑक्सफोर्ड ने बनाया, हार्वर्ड ने बनाया, जरूर कुछ खास बात हो, या तो संस्था बहुत बड़ी हो, नाम बहुत बड़ा हो, या फिर वो कंटेंट किसी बहुत फेमस आदमी ने बनाया होगा, बच्चन साहब की फिल्म आ रही है। अब वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑक्सफोर्ड हो नहीं सकते, बच्चन साहब को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है? क्वालिटी बनानी है हमको, तो हमको हमारी क्वालिटी का पैरामीटर सेट करना है। क्या टेक्निकली
हम वो फीचर फिल्म बना सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम OBS कर सकते हैं, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं और आराम से हम बना सकते हैं। हम अपना कंटेंट बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, अपने लैंग्वेज में बनाएंगे। आप समझो NEP में ये सारी चीजें हैं, लोकल लैंग्वेज में हो, ये सारी बातें हैं कि नहीं? ये मैं वही इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ। मैं अपने लैंग्वेज में बनाऊंगा, अपने तरीके से बनाऊंगा। मेरे सीतापुर के या पीलीभीत के लोकल एग्जाम्पल्स लेके बनाऊंगा, मेरे विद्यार्थियों के। मैं लोकलाइज हो जाऊंगा एकदम। ये समझ जरूरी है, ये वो फीलिंग जरूरी है, तभी तो बात कह पाओगे। नहीं कह पाए फिर वो तोते की तरह नाउन इन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग वो चलता रहे। क्यों सर? क्या किया जाए? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आपसे आया था कि भाई कैसे हम इसको मैक्सिमाइज करें, मीनिंगफुल तरीके से मैक्सिमाइज करें, नॉट मैक्सिमाइजेशन फॉर द शेप ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ऑनलाइन अगर क्लास लेनी है तो वो मेरी क्लास मीनिंगफुल कैसे हो, डिजिटल ऑनलाइन डिलीवरी के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं, किस तरह से मैं उसका बेहतर उपयोग कर पाऊं। और उसमें देखो, इसमें वो सब चीजें आ जाती, लैंग्वेज भी आएगा, जो NEP की जितने टेक्नोलॉजी भी आ गई, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा मन में वो तो करो, विलिंगनेस तो लेके आओ। वो जज्बात नहीं होगा ना तो फिर ठीक है, फिर तो यही होगा। मैडम बोलेगी, मैडम वो पिछले साल तुमने वीडियो बनाए थे ना, दे दो यार, इस साल मेरे को पेपर पढ़ाना है। कहाँ मैं बनाऊंगी, आप दे दो, आप वाला ही यूज करें। और आजकल करियर एडवांसमेंट वगैरह के लिए इन सब कंटेंट का और इन सब बातों का वेटेज है। तो ऐसा नहीं है, आपको करियर में भी फायदा है। हो गया? आपको करियर में भी फायदा है, विद्यार्थियों को तो है, मुझे भी तो है। API बनेगा ये एक बड़ा, पता नहीं, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। पसंद है नहीं पसंद है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें कुछ काम पाने के लिए API स्कोर करना है। पूछ सकते हैं। उसके बाद से हम अपना जो भी हमारा पेमेंट है उसमें हम अपना कोर्स करेंगे। तो सर मेरा बस एक ही पॉइंट है सर, हम लोग हम ये नहीं कह रहे सर API खत्म हो, ठीक है ना सर, हम API खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सर जो रिसर्च वर्क है हमारा उसमें सर जैसे हम जब पेपर पब्लिश कराते तो सर उसमें हमारा कुछ लिमिटेशन, मतलब कि आई मे बी रॉन्ग सर। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है।
कहीं देखिए सवाल कभी गलत थोड़ा ना होता है, उत्तर गलत होता है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। और हम सभी लोग शिक्षक हैं, यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हुए होंगे, हम सबको पता है कि देखिए विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक तो है लेकिन साथ में विद्यार्थी भी है। तो हमें ये पता है कि और सब वो वाली चीज हम अभी भी करते हैं कि साहब देखो पूछा कुछ भी जाए, लिखूंगा मैं वही जो मुझे आता। ये विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है। You ask anything, whatever you want to ask, but I will be writing, you know, whatever I want. अब आप एज ए टीचर होना, आप उसमें से उसका मतलब निकाल लो और जो नंबर देना है दे दो भाई। मुझे जो आता था मैंने लिख दिया, तो आप ढूंढो कि आपने क्या प्रश्न पूछा है, इसका क्या जवाब कहाँ है, इसमें से ढूंढ लो। ठीक है ना? यही है। तो हम लेकिन हाँ बहुत सारे बिंदुओं पे एपीआई और पीएचडी और इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरी व्यक्तिगत सहमति नहीं होती है, नहीं है भी। क्योंकि क्या है, हम जो जितने सारे लोग हैं ना, बड़ी विडंबना है, मैथमेटिक्स से लोग डरते हैं, स्टैटिस्टिक्स से लोग डरते हैं, जबकि ये सबसे जीवन का सबसे आसान चीज है। ये हमने बनाया ही अपनी आसानी के लिए। क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटी समझ में ही नहीं आती। कुछ भी चीज को क्वालिटेटिवली समझाओ, नहीं समझ में आती। वो निराला जी और वो फिलोसोफर्स मर गए बेचारे कहते कहते क्वालिटी को समझाते हमको नहीं समझ में आती। क्वांटिटी हमको समझ में आती। क्वांटिटी हमने नंबर सर इसलिए निकाला कि हम चीजें हमको समझ में आए। मैं 4 लोग जा रहे थे, 4 व्यक्ति जा रहे थे, 4 आदमी जा रहे थे, फट से समझ में आया। बोलो कुछ लोग जा रहे थे, नहीं समझ में आता। लेकिन कुछ लोग की जगह जैसे बोलो 4 लोग जा रहे थे, फट से समझ में 4। तो नंबर हमको बहुत जल्दी समझ में आता है, और नंबर का इजाद ही हमने किया अपनी समझ के सबसे आसान चीज है। तो इसलिए एपीआई वगैरह क्वालिटी हमको नहीं समझ में आती, तो हमने उसको क्वांटिटी में बनाया और उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। तो एपीआई बनाया। अब एक चीज, मजेदार चीज देखो कि जीवन में हर चीज, प्रकृति में हर चीज क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं अपने समझने के लिए उस क्वालिटी को भी कन्वर्ट इनटू क्वांटिटी, राइट? तो एरर कहते हैं ना, रिसर्च में कहते हैं ना, एरर क्रिएट होता है। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, वी आर कमिटिंग सर्टेन एरर। और क्वांटिटी में करके फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये वो लगा के, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लगा करके, सब कुछ करके, और फिर उसको हम क्वालिटी में लेके जाते हैं। ठीक है? So we are converting quality into quantity and quantity into quality. तो 2 बार एरर क्रिएट किया, क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करने में और क्वांटिटी को वापस क्वालिटी में कन्वर्ट करने में। तो ये बीच वाला क्यों रखो भाई? क्वालिटी टू क्वालिटी क्यों नहीं जाते हो? क्यों? क्योंकि वो समझना हमारे लिए आज भी चैलेंज है, आज भी डिफिकल्ट है। हम साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। मैं इस पर समाप्त करूंगा कि दुनिया के, ध्यान से सुनना सर, दुनिया के सारे इन्वेंशंस जितने हुए साइंस के, साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो न्यूटन का हो, चाहे वो आर्किमिडीज का हो, दुनिया के सारे इन्वेंशंस नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी से हुए ना। उसने बैठा, सेब गिरते हुए देखा, सिद्धांत बना, उसने डुबकी लगाई और बनाया, राइट? सारे नेचुरलिस्टिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। विडंबना ये है कि बाद में हमने साइंटिफिक इंक्वायरी की, तो पूरे साइंस का को हमने प्राकृतिक तरीके से खोजा, अब हम प्रकृति को साइंटिफिक तरीके से खोज रहे हैं। मजेदार चीज तो ये है, साइंस को हमने प्राकृतिक तरीके से खोजा,
अब प्रकृति को हम अब इससे बड़ा ब्लेंडर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए एपीआई, इसलिए फला, इसलिए डेटा, ये सब गलत मुझे लगता है। ठीक है, इसमें फिलोसॉफिकल बातें बाद में बहस करेंगे, बट आप लोगों के साथ अच्छा लगा इंटरेक्शन करके। मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि आप अपने उस 40 घंटे को 50-55 घंटे में या 45 घंटे में या 50 घंटे में कन्वर्ट करो। खुद से कर सकते हो, मैंने आपको 1 मिनट का एग्जाम्पल देकर बताया, और करो और आपको आनंद आएगा। बस कंटेंट को डिजाइन करो। टेक्नोलॉजी किसी भी कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। कंटेंट बनाने वाला आप है, हम हैं, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्थानीय भाषा में बनाइए, खुद से बनाइए, बच्चों को इंटरेक्ट करिए। ठीक है, कुछ और कहना है या कुछ और सुनना है? चलिए, बहुत बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा सा अंदर जज्बा जगाओ। बॉटम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप में जज्बा होगा, रोज नई चीज आएगी और रोज नया करोगे। आज ये कर लो, कल वो कर लो, परसों वो कर लो, किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जिसका नाम इंदौर है। साफ सफाई में पिछले 5 सालों से नंबर 1 आया। मैं एग्जाम्पल इसको दे रहा हूँ कि आज से 5-6 साल पहले इंदौर में वैसा ही था, कूड़े का ढेर। लेकिन एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, उस समय नगर निगम कमिश्नर जो आया, उस एक व्यक्ति ने पूरा का पूरे शहर की मानसिकता बदल दी। प्रोसेस तो किया, लेकिन आज 6 साल में कोई भी व्यक्ति जन भागीदारी, शोध का विषय हमने कुछ शोध कराया वहाँ कि भाई इसमें जनता ने कैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नगर निगम ने जो व्यवस्था बनानी थी वो बनाई, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था तो जनता जन सहयोग उन्होंने कैसे लिया। मात्र 5 साल में एक व्यक्ति के एफर्ट से एक कचरे वाला शहर इस देश का सबसे सुंदर साफ सुथरा शहर हो गया। एक ही व्यक्ति था। तो ये एग्जाम्पल है कि किया जा सकता है, हमारे आपके द्वारा ही किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा आप पूरी दुनिया को बदल डालो, अपने महाविद्यालय, अपनी संस्था को, अपने विषय को, अपने पेपर को उतने पे ही कॉन्सेंट्रेट करके करना। ठीक है, आप जुड़ोगे बच्चों से, ऐसे ही जुड़ोगे। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an enlightening and enriching session. And thank you for making us realize that we teachers are still at the center of the teaching learning process, whatever be the policy. And thank you so much for making the session itself a classic example of blended learning. And I hereby participants throughout the session. And this association will go on. Thank you so much. Thank you so much.